Dear students, hope you are doing well. Today we are here with our economic topic, that is Chapter 9, National Income. So national income, we can say, plays a very major role which show ups the development of a country. कोई भी नेशन का डेवलपमेंट जानना हो तो थ्रू इट्स नेशनल इनकम वी कैन able to justify. Or what do you mean by national income, we can say? So the national income is the total amount of income occurring to a country from economic activities in a year time. जैसे हर एक स्कूल का एक एकेडमिक ईयर होता है, इन द सेम मैनर नेशनल इनकम को भी ईयर वाइज जस्टिफाई किया जाता है. तो एक ईयर में इकोनॉमिक एक्टिविटीज के थ्रू कितना इनकम या टोटल अमाउंट ऑफ इनकम अकर हुआ है किसी कंट्री को, दैट इज वी कॉल्ड एज नेशनल इनकम. What type of income it includes? It includes payments made to all resources, either in the form of wages, interest, rent, profit, and so on. ठीक है. So यहाँ इस चैप्टर में we'll read everything अबाउट नेशनल इनकम, जिसमें हम कहीं ना कहीं जीडीपी या एनडीपी या ये सारे जो प्रोवर्ब्स है, राइट, वर्ब्स है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे श्योरली. इसके नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के कुछ फॉर्मूलाज भी होते हैं, उसके बारे में भी विल गो थ्रू इट. सो लेट्स स्टार्ट इट. Let's see the introduction first. National income is a basic concept of macroeconomics. In the concept of national income, an attempt is made to measure economic activity of the whole country. नेशनल इनकम एक बेसिक कॉन्सेप्ट है. मैक्रो इकोनॉमिक्स, हमने दो टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स देखे थे, माइक्रो यानी स्मॉल लेवल, ठीक है, मैक्रो यानी ह्यूज लेवल, जिसको हम कहते हैं लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज या ऐसे लेवल, बड़े बड़े लेवल की इकोनॉमिक्स में. ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है नेशनल इनकम का. तो इस कॉन्सेप्ट में, नेशनल इनकम के कॉन्सेप्ट में एक अटेम्प्ट की जाती है कि हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज पूरी कंट्री में कितनी हो रही है और उसमें से हम कितना कमा रहे हैं उसको मेजर किया जाता है. तो टोटल अमाउंट ऑफ इनकम वी आर अर्निंग थ्रू ऑल सच इकोनॉमिक एक्टिविटीज, दैट इज वी कॉल्ड नेशनल इनकम. The national income of a country is a balance sheet of the performance of its economy. हमारी कंट्री ने कौन से ईयर में कैसा परफॉर्मेंस किया है, ये हमें उसकी बैलेंस शीट से पता चलता है. तो ये बैलेंस शीट टाइप ऑफ बैलेंस शीट हो गई या एक टाइप ऑफ मेजर हो गया, जिससे हमें पता चलेगा कि हमारी इकोनॉमी कौन से वर्ज पे है. गेटिंग के पिछले साल से इस साल को हम कंपेयर करें तो हमें पता चलेगा कि हमारी इकोनॉमी किस हद तक डेवलप्ड हुई है या नहीं हुई है, या कौन से चेंजेस की जरूरत है. सो हम उसके बेसिस पर अपने कंट्री का परफॉर्मेंस जज कर सकते हैं. National income familiarizes us with the economic health of the economy. हमारी कंट्री की इकोनॉमिक हेल्थ कैसी है ये हमें पता चलेगा नेशनल इनकम से, कि इफ वी आर डेवलपिंग, अगर हमारी नेशनल इनकम एवरी ईयर में काफी गुड परसेंटेज में इंक्रीज हो रही है, सो वी कैन एबल टू से दैट हमारी इकोनॉमिक हेल्थ बहुत अच्छी है, फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ अ कंट्री इज क्वाइट गुड, वी कैन से दैट. If the national income of an economy increases, it is generally a symbol of well-being, and if the national income of an economy is low and increases slowly, it can be said that it is a symbol of unhealthiness of an economy. Obvious है, हमारा एक इकोनॉमिक का ग्राफ अगर इंक्रीज हो रहा है तो हम कहेंगे कि भाई नेशनल इनकम इंक्रीज हो रही है, यानी हमारी इकोनॉमी काफी स्पीडली हम कहेंगे कि आगे बढ़ रही है या डेवलप्ड हो रही है. बट अगर हमारे नेशनल इनकम का जो इकोनॉमी ग्राफ है वो लोअर है या स्लो स्पीड में आगे बढ़ रहा है, देन वी कॉल्ड इट दैट कि हमारी इकोनॉमी अभी अनहेल्दीनेस है. आई कैन से कि टुडे वी आर फेसिंग सच टाइप ऑफ इश्यूज. ठीक है, एक कोरोना के टाइम में वी हैव फेस लॉट्स ऑफ अनहेल्दीनेस ऑफ इकोनॉमी.
In short, national income is used as a criterion of the economic prosperity of a country. तो कहीं ना कहीं नेशनल इनकम को एक क्राइटेरिया ले सकते हैं कि वो हमारी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी कंट्री की जज करता है कि हमारी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी कैसी है, उसका क्राइटेरिया हमें नेशनल इनकम से पता चलेगा कि डेवलप्ड है, अंडर डेवलप्ड है, या इस साल कोई फायदा नहीं हुआ. जैसे इन दिस कोरोना टाइम वी कैन जस्टिफाई कि कहीं ना कहीं ऐसा काम नहीं हुआ है. गेटिंग? सो let's move further. Generally, the market value of final products and services produced by using national wealth with capital and labor during a year in a country is called national income. अब national income किसे कहते हैं? मार्केट वैल्यू में कोई भी फाइनल प्रोडक्ट्स या सर्विसेज जब प्रोड्यूस्ड होती है, राइट, नेशनल वेल्थ को यूज करते हुए, इसके साथ उसका कैपिटल, लेबर, उस पर्टिकुलर ईयर में, ठीक है, ये सारी चीजों का जब यूज होता है नेशनल वेल्थ के साथ, तो उसे हम कहेंगे नेशनल इनकम. यानी मार्केट वैल्यू में अगर आप एक प्रोडक्ट या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो या प्रोड्यूस कर रहे हो, तो आप उसमें नेशनल वेल्थ को यूटिलाइज करोगे, उसकी कैपिटल को, लेबर को, राइट. तो इन शॉर्ट आप कुछ ना कुछ अपनी कंट्री को बैक दे रहे हो, ठीक है. आप डेवलप्ड होगे तो ऑटोमेटिकली नेशनल इनकम डेवलप्ड होगी. यू ऑल नो अबाउट पर कैपिटा इनकम, राइट. तो पर कैपिटा इनकम कैलकुलेट होती है. पर कैपिटा इनकम अगर डेवलप यानी बढ़ रही है, तो इन शॉर्ट वी कैन से नेशनल इनकम विल ऑल्सो इंक्रीज. फाइन. So there are important concepts like GNP, NNP, GDP and NDP of national income. इसे हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे कि क्या है. तो नेशनल इनकम में उसे कैलकुलेट करने के लिए ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है, ठीक है, जिसमें से GNP वी कैन कॉल्ड ग्रोस नेशनल इनकम एंड सो ऑन. नेक्स्ट, दीज आर ऑल्सो यूज टू कंपेयर टू कंट्रीज इकोनॉमिक्स. ये सारे जो टर्म्स है, इसे हम दो कंट्रीज के इकोनॉमिक को कंपेयर करने में भी यूटिलाइज करते हैं कि सपोज हमारा GNP यहाँ का ये है, दूसरी कंट्री का GNP कितना है, वी कैन कंपेयर इट एंड वी कैन एबल टू गेट के कौन पीछे है या कौन कितना डेवलप्ड है. However, what actually is the national income? How is it created? How can it be measured? Which are various methods of its measurement? Certain problems arise while measuring the national income. तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस अराइज होते हैं जब हम नेशनल इनकम को मेजर करते हैं. Whether the monetary income should be found out or the real income should be found out, let us be familiar with all these concepts. अब क्या करना चाहिए, जैसे हमने कहा कि सर्टेन प्रॉब्लम्स अराइज होते हैं व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, कि हमें पहले मॉनेटरी इनकम फाइंड आउट करना है. सी, मॉनेटरी इनकम, रियल इनकम, ये सारे टर्म्स वी हैव ऑलरेडी लर्न एंड इट्स नाउ नोन टर्म्स. आप इसको अच्छे से जानते हो, ठीक है. तो हमें मॉनेटरी इनकम फाइंड आउट करनी चाहिए या हमें रियल इनकम फाइंड आउट करनी चाहिए, क्या करना चाहिए टू कैलकुलेट नेशनल इनकम. सो लेट्स बी फैमिलियर विद दिस. Let's learn the meaning of national income. General meaning, general भाषा में इसको क्या कहते हैं? The monetary value of the total production in agricultural, industries and service sector in a country during a year is the national income of the country. You just Google it out कि suppose 2019 और 2020 में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कितना हुआ या एग्रीकल्चर का नेशनल इनकम में कितना परसेंटेज है. यू विल गेट आउट कि एग्रीकल्चर ने नेशनल इनकम में कितना अपना एक परसेंटेज दिया, इंडस्ट्रीज का क्या है. तो अगर हम टोटल प्रोडक्शन फाइंड आउट करें मॉनेटरी वैल्यू का यानी मनी वैल्यू का, तीनों ही सेक्टर को कंबाइन करके पर्टिकुलर ईयर का, जैसे मैंने कहा 2019 टू 2020, ठीक है, तो ऐसे आप बहुत सारे पिछले ईयर्स भी फाइंड आउट कर सकते हो. तो उस वक्त का नेशनल इनकम कितना है वी कैन एबल टू गेट, क्योंकि 19 और 18 का ऑलरेडी वी हैव फाउंड आउट, वो हमारे पास ऑलरेडी डेटा होगा. अब ये 19 और 20 का अगर हमें फाइंड आउट करना है, हमने कर लिया सपोज, उसे हम कंपेयर करेंगे कि भाई 18-19 में क्या हाल था नेशनल इनकम का, अब क्या है, कितने परसेंटेज इंक्रीज हुआ. अगर एग्रीकल्चर है तो एग्रीकल्चर में कितना परसेंटेज नेशनल इनकम इंक्रीज हुआ, इंडस्ट्रीज में कितना परसेंट आया, सर्विस सेक्टर में. सो वी कैन एबल टू गेट के कौन सा सेक्टर कितना डेवलप्ड हो रहा है, कितने परसेंटेज में, और हमें क्या क्या डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प आउट करेगा कि नेक्स्ट प्रोसेस हमें क्या करनी है. When we say that the national income of India is 128 lakh crores,
It means that the goods and services of rupees 128 lakh crores have been produced during 1 year in agriculture, industries and service sector. अगर हम ये कहें कि हमारी नेशनल इनकम इंडिया का जो है वो 128 लाख crores है, इसका मतलब ये है कि हमने एक पर्टिकुलर ईयर में तीनों ही सेक्टर का मिला के हमने 128 लाख crores गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस्ड किए हैं. ओके, नाउ we'll study the meaning according to our economist. right, हमारे इकोनॉमिस्ट क्या कहते हैं कि नेशनल इनकम क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल अल्फ्रेड मार्शल क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि प्रोडक्शन बेस्ड डेफिनेशन उनका मानना है. लेट्स सी प्रोडक्शन बेस्ड डेफिनेशन क्या है. The net production of physical, tangible and non-physical service things by using national wealth lent with capital and labor in a country during the year is the national income of the country. बहुत अच्छे से इसने एक्सप्लेन किया है. सी हमारा जो नेट प्रोडक्शन होता है, नेट प्रोडक्शन यानी फिजिकल गुड्स और नॉन फिजिकल गुड्स, जिसे हम कहते हैं टेंजिबल एंड इनटेंजिबल. टेंजिबल दैट गुड्स विच वी कैन सी टच, जो फिजिकल है. नॉन फिजिकल यानी वो गुड्स जिसको हम देख नहीं सकते, हम टच नहीं कर सकते, बट वी गेट इन फॉर्म ऑफ सर्विसेज. ये दोनों ही नेट प्रोडक्शन को हम जब वो चीज हमें मिलती है नेचुरल वेल्थ से यानी हमें कोई भी चीज प्रोड्यूस करनी है, वी रिक्वायर्ड अ लैंड जिस पर आप काम करोगे. अगर मुझे फिजिकल गुड्स बनाने हैं, मुझे कुछ गुड्स प्रोड्यूस करने हैं, मैं फैक्ट्रीज लगाऊं, मैं फर्म रेडी करूं, तो दैट रिक्वायर्ड अ लैंड. ठीक है, जिसके लिए मुझे कैपिटल देना पड़ेगा, मुझे अपने कंट्री का कैपिटल यूज करना है, मुझे अपनी कंट्री का लेबर यूज करना है एक पर्टिकुलर ईयर में. तो उससे मैंने जो गेन किया या हमारी कंट्री को जितना मुनाफा हुआ, दैट इज वी कॉल द नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री. ठीक है, Professor Marshall lays stress on net production of goods and services in the definition, and therefore this definition is production oriented. अब सबसे ज्यादा स्ट्रेस प्रोफेसर मार्शल किस पर देते हैं, वो स्ट्रेस देते हैं नेट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस, कि गुड्स और सर्विस में नेट प्रोडक्शन कितना हुआ है. राइट, उस पर ज्यादा वो जोर दे रहे हैं. आई थिंक इफ यू आर अवेयर विथ नेट प्रोडक्शन, नेट क्या होता है आपने अकाउंट्स में पढ़ा होगा. राइट, कि नेट प्रोडक्शंस या नेट किसे कहते हैं. तो सबसे ज्यादा स्ट्रेस यहाँ पे प्रोफेसर मार्शल जो है वो नेट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विस में देते हैं, और उनका यही एक डेफिनेशन है जिसका हमने अभी देखा कि अल्फ्रेड मार्शल कौन से बेस पर डेफिनेशन दे रहे हैं, प्रोडक्शन बेस पर डेफिनेशन वो दे रहे हैं. ठीक है, अब मैं नेट अगर अभी भी किसी बच्चों को नहीं पता तो लेट मी क्लियर इट. नेट का मतलब होता है कि टोटल प्रोडक्शन में से आपने चलो कि जितना भी प्रोड्यूस किया और सेल किया, ठीक है, आपने जो भी इनकम अर्न किया, बट उस प्रोडक्शन को बनाने में, उस प्रोड्यूस करने में कितना खर्च हुआ, ठीक है, वो आप जब निकाल दोगे तो आपका जो प्रॉफिट अमाउंट बचता है वो हम कहते हैं नेट प्रोडक्शन. गेटिंग, सो उससे कैलकुलेट किया जाता है. नाउ कम्स इरविंग फिशर. इनका जो डेफिनेशन है वो कंजम्पशन बेस्ड डेफिनेशन है. वो कंजम्पशन में मानते हैं कि चलो आगे हमने देखा मार्शल कहते हैं कि प्रोडक्शन बेस्ड डेफिनेशन वो दे रहे यानी कितना प्रोड्यूस हुआ. राइट, नेट प्रोडक्शन के बेस पर वो बता रहे कि नेशनल इनकम हम काउंट कर सकते हैं. ये कह रहे हैं कि सिर्फ प्रोडक्शन बेस्ड नहीं पर कंजम्पशन बेस्ड डेफिनेशन दे रहे हैं. दैट मीन्स कि प्रोडक्शन तो हुआ बट उसमें से कंज्यूम कितना हुआ. मैंने आज 1000 गुड्स प्रोड्यूस किए बट उस 1000 गुड्स में से कितने सेल हुए. गेटिंग, वो जो कंजम्पशन यानी कितने कंज्यूमर्स ने उसे कंज्यूम किया, उनके बेस पर नेशनल इनकम तय होगा. Let's read out. The proportion of direct consumption of goods and service by the people of a country during a year is called a national income. ये भी बात सही है कि सिर्फ प्रोडक्शन क्यों, अगर वो प्रोडक्शन सेल ही नहीं हुआ है, राइट, वो प्रोड्यूस्ड लोगों तक पहुंचा ही नहीं है, तो काय का नेशनल इनकम. गेटिंग, सो ये कंजम्पशन को ज्यादा स्ट्रेस देते हैं कि डायरेक्टली हमारी कंट्री के लोगों ने एक पर्टिकुलर ईयर में कितने गुड्स और सर्विस को कंज्यूम किया, कितनों को उसका फायदा मिला, वो हम उसे कहेंगे नेशनल इनकम.
Fisher has laid stress on consumption of physical and non-physical goods and services in this definition. Therefore, definition is consumption oriented. फिशर ने सबसे ज्यादा स्ट्रेस कंजम्पशन पे दिया है, दोनों ही टाइप के गुड्स को, टेंजिबल एंड इंटेंजिबल, सर्विस एंड गुड्स एंड सर्विस पर, राइट और इसीलिए इसको हम कहते हैं कंजम्पशन ओरिएंटेड डेफिनेशन. ठीक है, अब आता है एसी पिक्याउ. ये कहते हैं मनी बेस्ड डेफिनेशन. इनका मानना ये है कि कितना पैसा आया, राइट आपने प्रोड्यूस किया, ठीक है, लोगों ने कंज्यूम किया, ठीक है, बट उन प्रोडक्शन और कंजम्पशन से कितना पैसा जनरेट हुआ, तो इनका डेफिनेशन मनी बेस्ड डेफिनेशन है. National income is a flow of those things or goods and services whose payments have been done through money. अब मैंने कहा कि चलो प्रोडक्शन हमने कर लिया, लोगों ने कंज्यूम भी किया, अब अभी तो उधारी का जमाना है, लोन पे चलता है सब कुछ, गेटिंग. सो 100% पेमेंट कितने गुड्स का आया. बहुत बार हो सकता है कि कोई किसी ने पेमेंट नहीं किया हो, बहुत सारे लोग खा जाते हैं, लेके भाग जाते हैं, राइट या इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाते हैं. तो पैसा कितनों का आया, वो जो पेमेंट होगा वो होगा, उसके बेस पर हम प्रेजेंट कर सकते हैं कि भाई हमारा नेशनल इनकम इतना है. हमें सारे क्राइटेरियाज को स्टडी करना होगा, ठीक है, नेशनल इनकम को काउंट करने के लिए. इसलिए हमने आगे डिस्कस किया कि नेशनल इनकम को जब हम काउंट करते हैं तो बहुत सारी दिक्कत आती है. जैसे हम मॉनेटरी बेस पर काउंट करें, रियल इनकम के बेस पर काउंट करें, क्योंकि इसके सारे सबके माइनस पॉइंट है और प्लस पॉइंट भी है, राइट. तो ये साफ बोलता है कि भाई कितने गुड्स और सर्विस को यूज किया, उसके पेमेंट हो चुका है मनी के थ्रू, या इसे मनी के थ्रू इजीली हम प्रेजेंट कर सकते हैं, देन वी कॉल इट एज अ नेशनल इनकम. In other words, the total income of a society along with the foreign income, which can be easily measured with the help of money, is the national income. नेशनल इनकम यानी मनी कैलकुलेशन, कि हमने जो इनकम की है उसे हम इन टर्म्स ऑफ मनी की हेल्प से हम इसे मेजर्ड करेंगे, वो चाहे हमारी टोटल इनकम सोसाइटी की हो या फॉरेन इनकम हो, जो कुछ भी है, अगर हम उसे पैसों की बदौलत कैलकुलेट कर सकते हैं, मेजर्ड कर सकते हैं, तो हम उसे कहेंगे नेशनल इनकम. In this definition, Pigou lays stress on money. Therefore, this definition is money oriented. क्योंकि यहाँ पे मनी पर ज्यादा स्ट्रेस दिया गया है, इसलिए ये डेफिनेशन मनी ओरिएंटेड डेफिनेशन है, राइट. Inferences based on various definition. अब हमने ये जो अलग अलग डेफिनेशन समझी, राइट, इसके बेस पर हम जजमेंट पास करते हैं कि कैसे इसे नेशनल इनकम को कौन से वेज में हमें मेजर करना चाहिए. फर्स्ट, नेशनल इनकम इज अ मेजरमेंट ऑफ इनकम ऑब्टेन्ड इन अ डिफाइनेड पीरियड ऑफ अ 1 year. एक ईयर में, एक डिफाइनेड पीरियड में हमें कितनी इनकम हुई, उससे हम मेजर कर सकते हैं नेशनल इनकम को. Second, in national income, the final products and services are considered. National income पे रो प्रोडक्ट्स और सर्विस को काउंट नहीं किया जाता. अगर उस रो प्रोडक्ट और सर्विस को हम सेल कर रहे हैं, बट उसके बाद भी वो रो प्रोडक्ट कभी ना कभी फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होंगे और उसके बाद उससे जो इनकम होगी, राइट, तो इसलिए यहाँ पे हमेशा फाइनल प्रोडक्ट्स एंड सर्विस को ही कंसिडर किया जाएगा. नेशनल इनकम इज अ मॉनेटरी वैल्यू ऑफ फाइनल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. फाइनल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज से जो मॉनेटरी वैल्यू जनरेट होती है, मनी वैल्यू जो जनरेट होती है, उसे काउंट किया जाता है नेशनल इनकम में. नेशनल इनकम इज कैलकुलेटेड आफ्टर डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन, यानी सारे खर्च को आप डिडक्ट कर दो, उसके बाद जितना प्रॉफिट अमाउंट बचता है, दैट इज अवर नेशनल इनकम. गेटिंग, हमने 100 रुपए प्रोड्यूस करने में लगाए और हमें सिर्फ 110 रुपए मिला, तो वो 10 रुपए जो हमारा है, दैट इज अवर प्रॉफिट, दैट वुड बी काउंट. ओके, गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी प्रोड्यूस्ड और कंज्यूम्ड. वो गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस्ड भी हुआ है और उसका कंजम्पशन भी होना चाहिए, और उसके बाद उसमें से मॉनेटरी वैल्यू जनरेट होनी चाहिए, तो वो नेशनल इनकम तक पहुंचेगी या उसे हम नेशनल इनकम में काउंट कर सकते हैं. नाउ कम्स नेशनल इनकम एंड नेशनल प्रोडक्ट. ये क्या है? जनरली नेशनल इनकम एंड नेशनल प्रोडक्ट्स आर कंसिडर्ड वन एंड सिमिलर. यूजुअली हम इसको दोनों को सेम कहते हैं, क्योंकि जो नेशनल प्रोडक्ट्स है उसको जब बेचा जाएगा उसमें से ही इनकम जनरेट होगी, एंड दैट वुड बी काउंट एज नेशनल इनकम. बट इसका एक्चुअली यहाँ थोड़ा डिफरेंसेस है, तो वो हम समझेंगे कि क्या डिफरेंस है. नेशनल इनकम को समझते हैं.
The sum of total income obtained from the contribution of four factors of production in national production is the national income. एक टोटल इनकम ऑब्टेन हुई है, राइट, चार फैक्टर्स के कंट्रीब्यूशन से, और वो भी चार फैक्टर्स कौन से, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के कंट्रीब्यूशन से जो टोटल इनकम जनरेट हुई है उससे नेशनल प्रोडक्शन में काउंट किया जाएगा, और उससे उससे जो पैसा जनरेट होगा वो होगा नेशनल इनकम। अब वो फोर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है, तो नेशनल इनकम इक्वल्स टू रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। ये चार का हम जब टोटल करेंगे, सम निकालेंगे, यानी टोटल करेंगे, प्लस करेंगे, इन चार की हेल्प से हमें जो टोटल इनकम जनरेट हुई है नेशनल प्रोडक्शन को जनरेट करने में, और उस नेशनल प्रोडक्शन की वजह से जो पैसा जनरेट हुआ है वो होगा हमारा नेशनल इनकम। फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन से, रेंट प्लस वेजेस प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू नेशनल इनकम। नेक्स्ट कम्स नेशनल प्रोडक्ट। ये क्या है, the sum of total production value of final products and services obtained by various factor of production in various sectors। अब टोटल प्रोडक्शन की वैल्यू को, और कौन से वैल्यू को, फाइनल प्रोडक्ट्स और गुड्स की वैल्यू, जो भी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज फाइनल हो चुके हैं यानी फाइनलाइज्ड हो गए हैं, उसमें सारे प्रोसेस हो चुका है, वो जब ऑब्टेन्ड होता है बहुत सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हर एक सेक्टर में यूटिलाइज करते हुए, सेक्टर्स यानी एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विस, हर एक सेक्टर में हमें लैंड, रेंट, लेबर, सब कुछ चाहिए, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ये सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हर एक सेक्टर्स में, राइट, यूटिलाइज किया जाता है। उससे जो टोटल प्रोडक्शन होगा फाइनल गुड्स और सर्विस का, उसे जब सम अप करेंगे एक पर्टिकुलर ईयर में, तो हमारा नेशनल प्रोडक्ट बनेगा। National product is goods and service produced by various firms in a country during a particular year। किसी भी पर्टिकुलर ईयर में एक कंट्री में बहुत सारे नेशनल प्रोडक्ट्स जैसे कि गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस हुए हैं अलग अलग फर्म्स में, उसे हम कहेंगे नेशनल प्रोडक्ट। तो नेशनल प्रोडक्ट कैसे हम जस्टिफाई करेंगे, तो नेशनल प्रोडक्ट यानी टोटल प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, सर्विस सेक्टर, यानी ये तीनों सेक्टर्स को सम अप करेंगे, तीनों सेक्टर्स के गुड्स सर्विस को, फाइनल प्रोडक्ट्स को सम अप करेंगे, और हमें क्या मिलेगा, नेशनल प्रोडक्ट। If a state does not have intervention and no foreign trade, the national income and national product remain similar। अगर किसी स्टेट के पास कोई टैक्सेस नहीं है, कोई सिस्टम ऑफ टैक्स नहीं है सपोज, या किसी भी तरह का इंपोर्ट या एक्सपोर्ट यानी कोई फॉरेन ट्रेड जैसी चीज नहीं है, तो हमेशा नेशनल इनकम और नेशनल प्रोडक्ट सिमिलर रहेंगे, क्योंकि ना ही हम कोई टैक्स जनरेट कर रहे हैं, ना ही कोई गुड्स इंपोर्ट हो रहा है, ना ही कोई गुड्स एक्सपोर्ट हो रहा है, तो इनकम और प्रोडक्ट में कोई डिफरेंसेस होगा ही नहीं। ड्यू टू टैक्सेस नेशनल प्रोडक्ट इज हायर देन नेशनल इनकम। क्योंकि अगर अब हम टैक्सेस ले रहे हैं, हम सेल टैक्स पे कर रहे हैं इनडायरेक्टली, यानी हम कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं उसमें सेल टैक्स लगा हुआ होता है, तो क्योंकि हम टैक्सेस पे कर रहे हैं तो नेशनल प्रोडक्ट हमेशा हायर होगा नेशनल इनकम से, बिकॉज प्राइस इज हायर देन प्रोडक्शन एक्सपेंडिचर ड्यू टू टैक्सेस। क्योंकि प्राइस बढ़ जाएगा प्रोडक्शन के खर्चे से, क्यों, क्योंकि उसमें टैक्स इंक्लूड है। बिसाइड्स ड्यू टू सब्सिडीज given by the government the national product is lower than national income। बट इसके अलावा अगर गवर्नमेंट ने किसी प्रोडक्ट पर सब्सिडीज दी है तो क्या होगा, तो हमारा नेशनल प्रोडक्ट लोअर होगा नेशनल इनकम से, क्योंकि सब्सिडीज में हमारा जो इनकम है वो कट जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो फिर जैसे कि मैंने कहा कि अगर कोई इंडस्ट्रीज एनवायरमेंटल बैलेंस को ध्यान में रखते हुए अपने प्रोडक्ट्स बना रही है, यानी वो पॉल्यूशन फ्री है, वो पॉल्यूशन क्रिएट नहीं कर रही, तो ऐसे इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट उन्हें टैक्स की माफी दे सकते हैं या टैक्स में कम परसेंटेज दे सकते हैं, तो इसे हम कहेंगे सब्सिडीज। तो हमारा अगर कम टैक्स हम उससे ले रहे हैं, हम उसे सब्सिडी दे रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारा नेशनल प्रोडक्ट लोअर हो जाएगा नेशनल इनकम से। इज इट क्लियर? Now comes circular flow of national income।
यानी नेशनल इनकम का एक सर्क्यूलर फ्लो होता है जो एक दूसरे से डिपेंडेंट होता है और डिपेंडेबल होता है और एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है, राइट? इसलिए इसको सर्क्यूलर फ्लो कहा है. In terms of theoretical explanation, there are two types of economy. अगर हम theoretical के बेस पे जाए तो दो टाइप की इकोनॉमी है, closed economy, open economy. पहले जो थी that was closed economy, which is we can say बाउंड्री से सीमित थी, लिमिटेड थी. जैसे प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन नहीं था उस वक्त के. उससे पहले का जो टाइम था we call it as a closed economy, and after that it comes or it becomes open economy. The closed economy is the one in which there is no role of foreign trade. As I explained कि ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन नहीं था, यानी फॉरेन ट्रेड के साथ हमारा कोई लेना देना नहीं था. तो अगर ऐसे टाइप को इकोनॉमी को हम कहेंगे क्लोज्ड इकोनॉमी. Such an economy has no economic transactions with other countries. ऐसे इकोनॉमी के कोई भी ट्रांजेक्शन दूसरी कंट्रीज के साथ नहीं होते. वो इंडिया में ही एक पर्टिकुलर कंट्री में ही ट्रेड करता रहता है अंदर अंदर. दैट इज वी कॉल क्लोज्ड इकोनॉमी. No goods, services and factor of production are exported and no goods, services or factor of production are imported in such countries. ऐसे क्लोज्ड इकोनॉमी में कोई भी कंट्री के गुड्स, प्रोडक्शन या सर्विसेज कंट्री से बाहर नहीं जाते, यानी एक्सपोर्ट नहीं होते, और ना ही दूसरी कंट्रीज के गुड्स, प्रोडक्शन या सर्विसेज कंट्री में लाए जाते, यानी इंपोर्ट भी नहीं होते. सो दिस इज वी कॉल्ड क्लोज्ड इकोनॉमी. Now look at the table or a chart here, we can say it's not a table. ये पूरा एक सर्कुलर मोशन यहाँ एक्सप्लेन किया गया है कि ये सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है. जैसे लेट्स स्टार्ट विथ ऑनर ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है, ऑनर ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यानी फैमिली. ये एरो नीचे जा रहा है पेमेंट पर. पेमेंट्स होगा, पेमेंट के बाद होगा क्या, एक प्रोडक्शन यूनिट बनेगा, यानी जिसको हम फर्म्स कहेंगे या प्रोडक्शन कहेंगे. इसके बाद इन प्रोडक्शन यूनिट्स को चलाने के लिए रेंट देना पड़ेगा, इंटरेस्ट लगेगा, वेजेस लगेगा, रिटर्न्स होगा, प्रॉफिट होगा, यानी इनकम होगा. अगेन ये किसके पास आएगा, ऑनर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है, अब इसका दूसरा पार्ट देखते हैं. ऑनर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर के साइड यू कैन सी वन एरो इज गोइंग टू प्रोडक्शन यूनिट. यानी ऑनर ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के अलावा इसमें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या लगेंगे, लैंड, कैपिटल, लेबर, एंटरप्रेनर, जिससे एक प्रोडक्शन यूनिट बनेगा. उसकी हेल्प से, लैंड, कैपिटल, लेबर, एंटरप्रेनर की हेल्प से एक प्रोडक्शन यूनिट जब बनता है, उसकी हेल्प से फाइनल गुड्स और सर्विसेज होगा. ठीक है, उससे क्या होगा, ये फाइनल गुड्स और सर्विसेज का हम एक्सपेंडिचर निकाल देंगे एंड देन वापस वो आएगा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के पास. सो दिस इज वी कॉल द सर्क्यूलर फ्लो ऑफ इनकम. ठीक है, so here we'll end our lecture. Hope you understood the meaning, the introduction of national income, the calculation of national income, और बहुत कुछ इस पार्ट में हमने स्टडी किया. एंड ये मैं हर बार कहती हूँ दैट दिस इज योर 11th स्टैंडर्ड. दैट मीन्स ये पूरा इकोनॉमिक का बेसिक या बेस है. ठीक है, सो ये सारे टर्मिनोलॉजीज, ये सारे मीनिंग्स आपको जानना बहुत जरूरी है. Okay, so hope you understood this well. We'll meet in the next part of the same chapter. Up till bye bye, take care all of you.